अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। आज हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट है वो है इंग्लिश एसे की, जिसमें हम जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंग्लिश एसे को जो है वो आपने किस तरह से लेके चलना है और आपने एसेस को जो है वो कैसे जो है लिखना है और उसकी किन किन पॉइंट्स पे जो है वो आपने फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका कि ऐसे जो है वो बच्चे कहते हैं कि ऐसे जो है वो मतलब कि कैसा है, कैसे हम ऐसे को लिखें, या फिर सिलेबस कहाँ दिया हुआ है। सिलेबस आपकी एफपीएससी आपको देती है कि आपका ऐसे जो है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। उसमें से जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका रोड मैप होता है। तो जैसे कि मैंने अभी हेडिंग बनाई, द पावर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का भी एक पावर है। आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊं। शॉर्ट स्टोरी ये है कि हमारे ही एक टीचर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने ऐसे पास किया था, तो ऐसे पास करने के बाद मैं अपने टीचर के पास गया जिन्होंने मेरा जो है वो ऐसे चेक किया, तो मेरे मार्क्स जो थे वो 48 तक थे। मैंने उनसे जाके पूछा कि मतलब कि उनको लगा कि शायद ये फ़ेल है तभी अपनी रीचेकिंग करवाने आया है, हालांकि पास वाले बच्चे तो आते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने मुझे 48 तक मार्क्स दिए हैं। हालांकि उनकी इंग्लिश भी जो थी वो थोड़ी सिंपल थी, इतनी ज़्यादा जैसे कि डॉन या दूसरे उसमें होती है इंग्लिश टॉप हाई की, मतलब टॉप इंग्लिश जो थी ना वो उनकी नहीं थी। उन्होंने कहा आपका जो वे ऑफ स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव है, और आपका जो स्ट्रक्चर है उसने ही मुझे जो है वो इम्प्रेस किया है। अब कैसे इम्प्रेस किया, उन्होंने जो क्या किया था कि लॉजिकल रोड मैप जो है वो उन्होंने बनाया था कि किस तरह की आपकी, उन्होंने क्या किया कि ना अपनी आउटलाइन जो है ना वो बेस्ट बना दी। तो उसने एग्जामिनर ने कहा कि आपकी जो आउटलाइन है ना, सबसे पहले हम जो चीज़ें चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको आउटलाइन, आपकी इंट्रोडक्शन और आपकी बॉडी पे इतना नहीं, और लास्ट में आपके कंक्लूजन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारा ये फोकस होता है कि आपकी ये चीज़ें जो है वो अगर अच्छी होंगी तो ही आपको मार्क्स जो है वो मिल जाती है हमारी तरफ से। तो मेन चीज़ जो है वो ऐसे की आउटलाइन होती है जो आपके पूरे ऐसे को जो है वो एक रोड मैप देती है कि आपका ऐसे जो है वो किस तरह से चलेगा, ठीक है। फिर आता है इंश्योरेंस कोहेरेंस। आपकी जो ऐसे है उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स का फ्लो जो है वो स्मूथली भी चले और लॉजिकली चले, ज़्यादा टॉप पे ना चला जाए और ज़्यादा ही लो ना हो जाए कि उसको जो है वो एग्जामिनर को जो है, जो रीडर है उसको बोर करे। आपके ऐसे में जो है वो आइडियाज़ डेवलप होने चाहिए कि आप जनरल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें किसी भी ऐसे को, ठीक है। फिर है आपका रिड्यूसेस एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को जो है वो रिड्यूस करना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उसमें आके जो है वो मतलब कि हमने ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये आर्ग्यूमेंट्स भी लिखनी है, ये भी लिखना है, तो उसमें आगे जो है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्लैरिटी उनके ऐसे में नहीं होती और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब आउटलाइन में भी आपने क्या करना है, आउटलाइन में सबसे पहले आपका एक टाइटल होना चाहिए, उसके नीचे उसकी कुछ सब हेडिंग्स होनी चाहिए। फिर कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो आप उनसे उठाएंगे ऐसे कि उससे जो आपको ऐसे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये 2025 का ऐसे दिखाएं तो इसमें क्या है, पेट्रियोटिज्म इज़ सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिज़र्व्स इट, ठीक है। अब क्या है, एक तो ये हो गया, मतलब कि आपकी जो की पॉइंट्स है, पेट्रियोटिज्म क्या है, ये आपका एक की पॉइंट हो गया, ठीक है। सपोर्टिंग द योर कंट्री ऑल द टाइम, पेट्रियोटिज्म किस तरह से आपकी कंट्री को सपोर्ट करता है, ये आपने एक कीवर्ड उठा लेना है। फिर योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिज़र्व इट, जब कब आपकी गवर्नमेंट जो है वो इसको डिज़र्व करेगी, ये आपका की पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ आ जाए तो आपने इससे की पॉइंट्स उठाने और उन्हीं की पॉइंट से आपकी जो है वो आउटलाइन बनेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने जिस तरह से ऐसे को लेके चलना है, तो आपने आउटलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर रखती है, जैसे कि पावर ऑफ स्ट्रक्चर है। आपका स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ होगा, फिर आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो आगे अच्छी बनेगी। फिर आ जाता है क्राफ्टिंग द इंट्रोडक्शन।
आउटलाइन हो गई आपकी। फिर आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन, कि आपने इंट्रोडक्शन में जो है वो क्या लिखना है। आउटलाइन तो पूरे ऐसे की हो गई कि आपने ऐसे में जो है वो क्या क्या चीज़ें डालनी है। पहले आप रफ़ आउटलाइन बनाएंगे, फिर आप फेयर बनाएंगे। मतलब कि टाइम तो इतना नहीं होता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी उस हिसाब से आप जो है वो उसको लेकर चलेंगे। फिर आ जाता है हमारा क्राफ्टिंग द इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले जो है आपका इंट्रोडक्शन जो है ना वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो रीडर को इंगेज करे, मतलब कि आपने जो लिखा है, जो पढ़ने वाला है वो इंगेज हो, उससे बोर ना हो और जान ना छुड़ाए वो, कि बस जान छुड़ाओ इसके पेपर से। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हुक देना है जिसमें आपने कोई कोटेशन लिख देनी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, या फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि प्रोवाइड बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करना है कि ये चीज़ जो है वो कहाँ से आई है, कैसे मतलब कि उसकी क्या मतलब कि हर चीज़ का, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ आज की ही, कि ईरान और यूएसए की जो है वो वॉर जो है वो पहले से उसका भी एक बैकग्राउंड है कि वो पहले से चलती आ रही है। ईरान से भी नहीं बनती थी, उससे जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है बैंड्स लगाए गए, उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ चीज़ें इसकी बंद की गई। इसके ऑयल पर जो है वो बहुत मतलब कि उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई। तो ये एक बैकग्राउंड है किसी भी उसका, किसी भी कोई भी टॉपिक आ गया तो उसका एक बैकग्राउंड होता है कि ये चीज़ जो है वो क्यों हुई है, फ्यूचर में इसका उससे पास से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होता है। फिर स्टेट यूर थीसिस, फिर आपने जो है वो थीसिस, अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। फिर है थीसिस स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी गुड मूड या फिर इतना ज़्यादा सेंटेंसेस ना हो, 1 और 2 सेंटेंस पे डिपेंड करे, और आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको वो भी कंसाइज होना चाहिए उसमें, और बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। आउटलाइन जो मतलब कि जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने जो है पूरे इंट्रोडक्शन में एक आउटलाइन की तरह बताना है, कॉमास देकर या फिर मतलब कि हाईलाइट करके। फिर आ जाता है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन इन दोनों के दरमियान, की बच्चे सब जो है वो ज़्यादा इंग्लिश पे जो है वो कहते हैं हमारी इंग्लिश के वोकैब ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो है वो आपकी इंग्लिश जो है वो सिंपल होनी चाहिए। ज़्यादातर जो है इंग्लिश जो है बच्चे जो है वो ज़्यादा हाई लिखने के लिए कभी कभी उनको कुछ वर्ड्स की मीनिंग पता भी नहीं होती तो वो लिख लेते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है अगर अरबी या कोई भी और लैंग्वेज ली जाए या इंग्लिश भी ली जाए तो बहुत सारे वर्ड्स की अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होती हैं। तो कभी कभार बच्चों को पता नहीं चलता, वो एक वर्ड कहीं से उठा लेते हैं और अपने सेंटेंस में डाल देते हैं। कभी कभार जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही उलट देता है। तो सिंपल से सिंपल इंग्लिश डाला करें जो आपको भी समझ आए कि ये इससे बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब डालने के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें। ठीक है, ये मेरी एडवाइस थी आप सबके लिए। फिर आ जाते हैं हम अपनी बॉडी पे कि मतलब पैराग्राफ की बॉडी पे कि वो आपने किस तरह से डेवलप करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन तो हो गया कि आपकी मेन पॉइंट्स, थीसिस और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आ जाती है हमारी बॉडी। अब बॉडी में क्या है, टॉपिक सेंटेंस, मतलब जो टॉप पे सेंटेंस आता है हम उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, स्टेट द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ क्लियरली। आपका जो मेन आइडिया है पैराग्राफ का, आपने जो है वो उसको बिल्कुल ही क्लियरली लिखना है कि आप जो है वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को ऐसे, जैसे हम देखें कि ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। ब्रेन मतलब कि वहीं जाता है, ब्रेन या हार्ट जो भी चीज़ें लाइक करता है तो वो वहीं जाता है जहाँ उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो आपने जो है बताना है, मैंने इसका एग्जांपल दिया है आपको कि जहाँ पे ब्रेन और ये हार्ट जो है वो क्या लाइक करते हैं और किस तरह से उनको मतलब कि अप्रिशिएट जो है वो कैसे किया जाता है इनको। तो इस पैराग्राफ को देखकर उसका मेन जो आइडिया है उसको आपने टॉप पे लिखना है, क्योंकि वो आपका टॉपिक सेंटेंस है, वो कभी कभार पढ़ा जाता है। ठीक है,
फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, टॉपिक सेंटेंस के बाद आपने क्या करना है, एलेबोरेट करना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है उस टॉपिक सेंटेंस की, कि आपने जो है डिटेल्स मतलब देनी है। कोई भी जैसे कि ईरान की फॉर एग्जांपल अगर आ गया कि ईरान ने जो है वो इजराइल पे हमला किया था, तो आपने इसका जो है वो डिटेल जो है पैराग्राफ वो सेकंड में लिखना है, ठीक है। फिर एविडेंस देना है, जैसे कि मतलब कि इसने कैसे किया, या फिर कोई स्पेसिफिक एग्जांपल के जिसने हमले जो है वो कहाँ कहाँ किए और किन किन मतलब कि इज़राइल को कहाँ कहाँ पे उसने डिफ़ीट किया। मतलब जो आपके कोई भी मतलब क्वेश्चन हो जो आपके जो मतलब कि आपका जो भी टॉपिक है उसको जो है वो उसके क्लेम्स को सपोर्ट करे और कुछ एग्जांपल और कोटेशंस के साथ। फिर आता है एनालिसिस बॉडी में, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एविडेंस सपोर्ट थीसिस एंड टॉपिक, किस तरह से जो है एविडेंस सपोर्ट कर रहा है थीसिस को और टॉपिक को, वो जो है वो एनालिसिस आपने करना है, मतलब एनालिसिस पैराग्राफ आपने लिखना है। फिर आ जाता है लिंक ट्रांजिशन स्मूथली टू द नेक्स्ट पैराग्राफ्स आइडिया। ट्रांजिशन स्मूथली जैसे कि मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ लिख के फिर उसमें जो है वो मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ की नीचे वाले पैराग्राफ से बिल्कुल भी मैचिंग नहीं होती, और कभी कभार जो है वो अजीब ही पैराग्राफ लगता है कि किसी और का पैराग्राफ जो है किसी और चीज़ का पैराग्राफ आ गया है। ऐसा आपने नहीं करना, आपका हर पैराग्राफ जो है वो एक दूसरे मतलब कि ऊपर वाले पैराग्राफ से जो उससे जो है वो मैच होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसमें आपने कुछ भी वर्ड्स मतलब कि वो वर्ड्स डालने, जैसे कि देयरफॉर आ गया, हाउएवर आ गया, तो ऐसे आपने जो है वो वर्ड्स डाल के उसको आप आपस में जो है वो कनेक्टिविटी देनी है। तो इन चीज़ों की वजह से भी हमारा ऐसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि हम वैसे तो हर चीज़ अच्छी लिख के आते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो है वो एग्ज़ामिनर के हिसाब से अच्छी या सही नहीं होती। फिर आ जाते हैं कि एविडेंस और एनालिसिस हमें जो है वो किस तरह से करने हैं। अब उसमें क्या करना है, आपने सिलेक्टिंग सोर्सेज, आपके जो सोर्सेज सिलेक्टेड हो ना उसको आपने जो है वो अच्छे से सिलेक्ट करना है। जैसे कि चूज़ क्रेडिबल एकेडमिक जर्नल्स और रिलायबल रिपोर्ट्स, जो मतलब कि रिलायबल रिपोर्ट्स हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, वो आपने उसमें जो है वो सिलेक्ट करके डालनी है। जो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी उसी पे दे रही हूँ, जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है इज़राइल और ईरान के वॉर्स वगैरह का, तो आपने जो है वो उस फॉर एग्ज़ाम्पल सही से रिपोर्ट्स जो मतलब कि जर्नलाइज़ की जाती हैं और जो वहाँ से आती हैं उन रिपोर्ट्स को एज एविडेंस डालना है। इंश्योर सोर्सेज डायरेक्टली सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आपके सोर्सेज हो ना वो बिल्कुल ही क्लियर और सही हो। ऐसे नहीं कि आपने कहीं का भी वाक़या कहीं भी डाल देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपने जो एग्ज़ामिनर होता है वो हर चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रख के काम करता है, ठीक है। अब आ जाता है इनकॉर्पोरेट डायरेक्शन कोट्स और प्रिसाइज पैराफ्रेजेस। आपने जो है वो कोटेशंस को जो है वो डायरेक्ट जो है वो ऐसे नहीं डाल देना, आपने इनकॉर्पोरेट करना है और प्रिसाइज जो पैराफ्रेजेस हैं उनको प्रिसाइज करके जो है वो लिखना है एविडेंसेस में। ऑलवेज एट्रीब्यूट सोर्सेज करेक्टली, आपके जो सोर्सेज हों वो बिल्कुल ही करेक्ट हों, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एविडेंस और एनालिसिस में, ठीक है। एनालिसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है, उस पैराग्राफ पे, सॉरी, जो आपका ऐसे एक्सप्लेन हाउ एविडेंस स्ट्रेंथन्स योर क्लेम। एविडेंस जो है वो आपकी क्लेम को, जो आप फॉर एग्जांपल किसी मतलब कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट है ऐसे में, या कोई ऐसी चीज़ें आप कह रहे हैं येस या नो पे उसको कह रहे हैं, तो वो जो है वो आपको उसको स्ट्रेंथन करता है आपकी क्लेम्स को। ये भी एक पॉइंट है एविडेंस और एनालिसिस का, जो आपके ऐसे को जो है वो एग्जामिनर के सामने बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है औरों के मुकाबले में। कनेक्ट एविडेंस बैक टू योर मेन थीसिस स्टेटमेंट। एविडेंस को भी जो है वो आपने मतलब कि एनालिसिस और एविडेंस वाले को थीसिस स्टेटमेंट से जो है वो कनेक्टिविटी देनी है, कि ऐसे नहीं कि वो एक चीज़ कह रहा है और आपने एविडेंस उठा के किसी और के दे देते। फिर अवॉइडिंग डंपिंग को अवॉइड करना है, कैसे कि नेवर प्रेजेंट कोर्स विदाउट थ्रो एलिबोरेशन के बगैर जो है वो आपने बिल्कुल भी उसको कोटेशंस को नहीं डालना, कभी नहीं डालना। और अनएक्सप्लेन्ड कोड्स
रिड्यूसेस इम्पैक्ट बाय 50%। आपके मार्क्स जो हैं वो कोटेशन अगर एक्सप्लेन मतलब समझ में ना आ रही हो या जो है वो अनएक्सप्लेनेबल हो या कनेक्टिविटी नहीं हो तो आपकी 50% मार्क्स जो है वो डिडक्ट करवा सकती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं सीमलेस ट्रांजिशंस। जो ट्रांजिशंस हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो मतलब देती हैं। कौन सी ट्रांजिशंस हैं इसमें? कनेक्ट आइडियाज़। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि आपके पैराग्राफ्स जो है वो अगर आपस में कनेक्टिविटी नहीं रखते होंगे, एक दूसरे से जो है वो अलग अलग होंगे तो आपके ये मार्क्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस पर। यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने वैसे बताया कि हाउएवर, फर्दरमोर, कन्वर्सली, इन एडिशन, तो इसमें है मैंने आपको हाउएवर जो फॉर ये बताए थे, ठीक है। ब्रिज कंटेंट कैसे कि लिंक बैक टू प्रियर पॉइंट्स और फॉरवर्ड टू न्यू वंस। जो है वो आपकी जो है कंटेंट के साथ जो है वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्रिएट फ्लो जो है वो आपके लॉजिकल प्रोग्रेशन को इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन बाय 30%। अगर मतलब कि आपका फ़्लो होगा आपके ऐसे में, आपकी हर चीज़ जो है वो फ़्लो से चलती आ रही होगी कि कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आनी है। जैसे कि इंट्रोडक्शन आपका किस तरह से चलना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन में जो है वो आपके रीडर, आपका बैकग्राउंड, आपकी थीसिस और आपकी आउटलाइन, फिर आ जाता है फ्लो इसका बॉडी का, पैराग्राफ्स का। फ्लो से अगर आप ऐसे चलते आएंगे एविडेंस और इन चीज़ों के साथ तो आपका जो मतलब कि ऐसे है ना वो 30% जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। आप अपनी मार्क्स जो है वो सिक्योर करते आएंगे। फिर आ जाता है हमारा एट द एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है वो क्या है और जो है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूडिंग पैराग्राफ एक जैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। वो इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा लिख देते हैं। आप कहते हैं कि हम कंक्लूजन को जो है या कंक्लूडिंग पैराग्राफ को जो है वो हम कैसे छोटा सा करके लिखें या फिर कौन सी चीज़ें उसमें डालें या फिर पैराग्राफ्स की चीज़ें उसमें डालें, तो ऐसे जो है वो आपने नहीं करना। सबसे पहली चीज़ जो है वो रीस्टेट थीसिस। आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है आपको उसको जो है वो रीस्टेट करना है। रीस्टेट कैसे करना है? आपकी जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको उसमें रिपीट नहीं करना। आपने एज इट इज़ थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिख देनी, उसको रीस्टेट करके पैराफ्रेज करके आर्ग्यूमेंट को, चीज़ वही रहेगी, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके आपने लिखना है। दूसरी चीज़, आपने जो है न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपने पैराग्राफ मतलब कि पूरी बॉडी, पूरे इंट्रोडक्शन या पूरी आउटलाइन में डिस्कस नहीं की तो आपने वो चीज़ कंक्लूडिंग पैराग्राफ में डिस्कस बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जो है वो सब मतलब कि सारे ऐसे को एक एज ए समराइज़ करके थोड़ा सा ब्रीफली रिव्यू के मतलब कि कुछ पॉइंट्स जो आपको समझ में आते हैं आर्ग्यूमेंट के जो आपने प्रेजेंट किए हैं ऐसे में, उन पॉइंट्स को समराइज़ करके आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखने हैं। फिर है कि कंक्लूडिंग थॉट्स, जो भी थॉट्स जो है वो पूरे कंक्लूड हो रहे हैं जिसमें जो है ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस या फाइनल रिफ्लेक्शन दी जा सकती है या इसमें कोई मैसेज दिया जा सकता है, तो वो आपने जो है वो कंक्लूडिंग थॉट्स में जो है वो लिखना है। 4 पॉइंट्स होते हैं इसके जिसमें आपको जो है वो मतलब कि आसानी होगी मेमोराइज़ करने में। एट द एंड की मतलब कि कौन से जो है वो टेक अवेज लेकर आप किस तरह से जो है वो सक्सेस ऐसे में ले सकते हो। सबसे पहले जो है वो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए ऐसे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द ऐसे, कि आपने जो है वो ऐसे में बिल्कुल ही चीज़ों को स्ट्रॉन्ग प्रिसाइज थीसिस करके जो है वो क्लैरिटी के साथ ऐसे को लेके चलना है। सेकंड, कोहिजन होनी चाहिए। आप कोहिजन कैसे कि आपके सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट भी हों और उनका फ्लो भी जो है वो बाकी रहें। सपोर्टिव मतलब पैराग्राफ्स के होने चाहिए कि एवरी क्लेम डिमांड्स रिबस्ट एंड क्रेडिबल एविडेंस, कि आप जो भी मतलब कि क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो आपका एविडेंस भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। प्रैक्टिस,
आप कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे की राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके स्ट्रक्चर को देखकर टाइम से आप जो है वो अपना प्रैक्टिस जो है वो चीज़ों को आसान और अच्छा बनाती है। सो ये चीज़ें जो है आपको काम आएंगी। इसके अलावा जो है हम बाद में मतलब कि आपके सिलेबस के लेक्चर्स के बाद हम आपको जो है वो आपके जो भी एसेज या फिर आपके जो भी पास्ट पेपर्स होंगे इंशाल्लाह हम आपको वो सॉल्व भी करवाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपने जो है वो उसको लिखना है। कि बच्चे आपने कहा कि आपने सब कुछ समझा तो दिया कि हमने ऐसे ऐसे करना है, अब जो है वो किस तरह से आप करके भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम आपको करके भी दिखाएंगे। सो thank you for watching our video. If you have any question regarding English essay and your past papers, then you can comment in comment section. Inshallah we will answer you. Thank you for watching.